हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल की स्ट्रॉन्ग पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हाईवे इंजीनियरिंग एक जो सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियर का 4th सेमेस्टर में इसका जो पेपर है 30 जून 2023 को हुआ था। इसके जो आंसर हैं वो सारे आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। आपको पहले मैं पेपर दिखाऊँ तो पेपर आया था ऐसा कुछ। इंग्लिश का पोर्शन ये है आपका, और हिंदी का भी मैं दिखाऊँ तो ये है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे, उसके फिर खंड थे। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करके फिफ्थ तक सारे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम पहला टॉपिक जो प्रश्न नंबर फर्स्ट है उसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं, पहले हम उन्हें करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो है आपका रोड पेमेंट के बारे में। तो ये 2 प्रकार का होता है, नंबर पेमेंट यानी फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। ये होते क्या हैं? नंबर फर्स्ट में हम बात करें तो नगर पेमेंट में इस पेमेंट की अनुमान सामत नगण्य होती है। ये पेमेंट यातायात का भार पड़ने पर लचकता है। नम्य पेमेंट की परतें संपीड़न प्रतिबलों को व कण संपर्क द्वारा नीचे की परतों को आंतरिक करती है और पहिए के भार को अधिक क्षेत्रफल में वितरित करती है। यह पेमेंट कई स्तरों में बनाया जाता है। इसमें सबसे ऊपरी स्तर अधिकतम सामर्थ्यवान पदार्थ का बनाया जाता है, क्योंकि इस स्तर पर अधिक संपीड़न प्रतिबल उपजते हैं और यातायात के कारण निर्घर्षण भी अधिक होता है। यह कंकड़ बजरी व बिटुमेन पेमेंट के हो सकते हैं। निचले स्तरों में कम सामर्थ्यवान सामग्री प्रयोग की जाती है। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। सबसे ऊपर वेयरिंग कोर्स होता है, उसके नीचे बेस सर्विस होता है, उसके बाद सब बेस होता है एंड सबसे नीचे जो सब ग्रेड होता है। ऐसे इसका एक डायग्राम बनेगा। आपका ये फ्लेक्सिबल पेमेंट है। जो सेकंड पॉइंट है आपका रिजिड पेमेंट, वो कैसा है उसे देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका रिजिड पेमेंट। इस पेमेंट की अनुमान सामर्थ्य काफ़ी अधिक होती है। यह पेमेंट भार पड़ने पर लचकते नहीं है, बल्कि दृढ़ बने रहते हैं। यह संपीड़न प्रतिबलों को कण संपर्क द्वारा नीचे के स्तर पर आंतरिक नहीं करता है। दृढ़ पेमेंट सीमेंट कंक्रीट के पहिए का बना होता है। अब पहिया क्रिया के कारण प्रतिबल अधिक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। इसमें सीमेंट कंक्रीट स्लैब को सीधे मिट्टी के सब ग्रेड पर बिछाया जा सकता है, लेकिन कम टिकाऊ होने के कारण इन दोनों के बीच एक बेस परत भी बिछाई जाती है। इसमें पहिए का आधार स्तर निर्घर्षण को दोनों का कार्य करती है। ये आपका देख लीजिएगा, ठीक है। पेमेंट के घटकों के प्रकार हम देखते हैं तो ये सब ग्रेड होता है, दूसरा नंबर सब बेस होता है, तीसरा बेस कोर्स होता है एंड 4 नंबर वेयरिंग कोर्स होता है। इसका ये डायग्राम है। इनके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं, ये होते क्या हैं, इसके जो गटर कैसे इसको प्रयोग करते हैं और ये होते क्या हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है सब ग्रेड। निर्माण स्तर की वह चौड़ाई जिस पर पेमेंट डाला जाता है अध स्तर कहलाती है। यह यातायात के भार को नीचे मृदा पर स्थानांतरित करती है। यदि अध स्तर की मृदा कमज़ोर है, अर्थात इसकी धारण क्षमता कम होती है, तो इस पर पानी छिड़ककर इसकी कुटाई करके सामर्थ्य बनाई जा सकती है। इस मृदा की संपीड़न सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उपरोक्त वर्णिक मृदा स्थिरीकरण भी किया जाता है। इसकी ऊपरी सतह पर कैम्बर भी बना दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है आपका सब बेस। जब अध स्तर की मृदा की धारण क्षमता कम होती है तो इसके ऊपर बालू अथवा कणदार मृदा की परत डाली जाती है और इसकी अच्छी प्रकार से कुटाई की जाती है, जिसे अध आधार कहते हैं। इसके मृदा की जल निकासी भी अच्छी हो जाती है। थर्ड पॉइंट है आपका आधार आस्तरण। आधार के ऊपर पत्थर के टुकड़ों गिट्टी आदि को डाला जाता है, जिससे आधार आस्तर कहते हैं। श्रेणीकृत मिलावे का बना आधार अच्छी तरह रहित रहती है। यह आस्तर नम्य तथा दृढ़ दोनों प्रकार के पेमेंट में डाला जाता है। नम्य पेमेंट में यह इसकी वहन क्षमता बढ़ाने के लिए तथा दृढ़ पेमेंट में यह इसे समतल आधार प्रदान करने के लिए दिया जाता है। 4 नंबर है निघर्षण आस्तरण। यह आस्तरण आधार आस्तरण के ऊपर डाला जाता है, जो वाहनों की समस्त स्थिर व टिकाऊ सतह के लिए दिया जाता है। यह यातायात से सड़क को उखड़ने से भी रोकता है तथा पानी को पेमेंट में जाने से रोकता है। नम्य पेमेंट पे यह गिट्टी बिटुमिन का प्राप्त होता है तथा दृढ़ पेमेंट में यह सीमेंट कंक्रीट का पटिया होती है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट के बी की, तो आता है क्या मृदा का स्थिरीकरण क्या होता है। खराब व कम धारण क्षमता वाली मृदा के भौतिक गुणों में सुधार करने को मृदा का स्थिरीकरण कहते हैं। इसके लिए निम्न विधियाँ अपनाई जाती हैं। यह 6 प्रकार का होता है। यांत्रिकी स्थिरीकरण, दूसरा है आपका रासायनिक स्थिरीकरण,
थर्ड है आपका सीमेंट स्थिरीकरण एंड 4 चूना स्थिरीकरण, 5 है बिटुमिन स्थिरीकरण एंड 6 है आपका घूम भस्म स्थिरीकरण। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका यांत्रिकी स्थिरीकरण। जब अधस्तर मृदा कमजोर अर्थात धारण क्षमता कम होती है तो इसका स्थिरीकरण करके सुधार किया जाता है। मृदा स्थिरीकरण की इस विधि में 2:3 बालू मृतिका का अनुपात रखकर इस पर पानी का छिड़काव करके कुटाई की जाती है, जिससे मृदा अधिक सामर्थ्यवान हो जाती है। मृदा बालू के कणों को आपस में बांधे रखते हैं। मृदा की कुटाई अनुकूलतम जलाश पर रोलर अथवा दुर्मुट द्वारा की जाती है। रोलर को कम से कम 6 से 8 बार चलाकर कुटाई की जाती है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। सेकंड जो आपका रासायनिक स्थिरीकरण, इस विधि में मृदा में कुछ रसायन मिलाए जाते हैं। इसके लिए सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड आदि उपयोग में लाए जाते हैं। मृदा रसायन के साथ मिलकर वातावरण में नमी ग्रहण करके सामर्थ्यवान व टिकाऊ बन जाती है। इसकी कुटाई भी अनुकूलतम जलांश पर ही की जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका सीमेंट स्थिरीकरण। मृदा स्थिरीकरण की इस विधि में मृदा में सीमेंट मिलाकर 5 से 10% तक तथा इस पर पानी छिड़ककर इसकी कुटाई की जाती है। इस मृदा की कम से कम 7 दिन तक तराई की जाती है, जिससे मृदा सामर्थ्यवान व टिकाऊ बनी रह जाती है। चूना स्थिरीकरण, इस विधि में प्राय काली कपास मिट्टी की स्थिरीकरण की जाती है। इसमें मृदा में चूना मिलाकर 1.5%, 2.5% इसकी कुटाई की जाती है, जिससे यह मृदा कुछ हद तक सामर्थ्यवान व टिकाऊ बनी जाती है। नेक्स्ट है हमारा बिटुमिन स्थिरीकरण। इस विधि में मृदा की अच्छी से कुटाई करके इस पर बिटुमिन या कोलतार को गर्म करके डाला जाता है, जो मृदा के कणों को आपस में चिपकाने का कार्य करता है और मृदा अधिक सामर्थ्यवान बन जाती है। 6 नंबर आपका धूम भस्म स्थिरीकरण। पिसा हुआ कोयला जलाने पर जो धुएं के साथ निकलती है उसे धूम भस्म कहते हैं। इसका प्रयोग भी कमजोर मृदा के स्थिरीकरण में किया जाता है। इसके स्थान पर चीनी मिल में से निकलने वाला सीरा का भी स्थिरीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मृदा सड़क के लाभ क्या क्या हैं। तो मृदा सड़क के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। फर्स्ट है इन सड़कों का निर्माण शीघ्र हो जाता है। सेकंड पॉइंट है पर्याप्त ढाल प्रदान करने से एक संतुलित सड़क बनाई जा सकती है। थर्ड पॉइंट है भविष्य में यदि मौजूदा मृदा सड़क पर अन्य प्रकार की सड़क का निर्माण करना हो तो यह अच्छी नींव प्रदान करती है। 4 पॉइंट है यह सड़क अन्य सड़कों की तुलना में सस्ते पड़ते हैं। 5th नंबर है इसका निर्माण स्थानीय उपलब्ध कारीगरों व उपकरणों द्वारा किया जाता है। तो ये आपके मृदा सड़क के जो लाभ थे वो थे। स्थिरीकृत मृदा की सड़कें कैसे होती हैं इनके बारे में जान लेते थोड़ा। मृदा का स्थिरीकरण करके इसकी सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है। स्थिरीकृत मृदा के प्रयोग से कच्ची सड़क की सामर्थ्य तथा आयु बढ़ जाती है। इस प्रकार की सड़क निर्माण में आधार स्तर की सफाई करके तथा उच्च ढलान देकर इसके ऊपर 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर मोटी स्थिरीकृत मृदा की परत डाली जाती है। इसके बाद पानी छिड़ककर अच्छे से कुटाई की जाती है। मृदा स्थिरीकरण की अनेक विधियाँ हैं। यह सड़कें कच्ची सड़कों से अत्यधिक टिकाऊ तथा मजबूत होती हैं, परंतु वर्षा जल के कारण ये शीघ्र नष्ट होने लगती हैं। आपको भी बताया रोड पे जाकर ज़्यादा पानी भरेगा तो वो नष्ट होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाती हैं, उखड़ जाती हैं जगह जगह से। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट का जो सी ऑप्शन है वो उसको हम देख लेते हैं। उसमें था रनवे क्या होता है। तो वायुयान के उड़ान भरने व उतरने के लिए एक लंबी सक्रिय पट्टी के रूप में एक पथ का निर्माण किया जाता है, जो हवाई पट्टी कहलाती है। जिस प्रकार रेलगाड़ी के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म का महत्व है, उसी प्रकार वायुयानों के लिए धावक पथ आवश्यक होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाऊं, थोड़ा उसे आप देख लीजिएगा। उससे पहले 1 मिनट। हवाई पट्टी का निर्माण करने से पहले इसका अभिकल्पन आवश्यक है। इसका अभिकल्पन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO एवं फेडरल एवियंस एजेंसी FAA के द्वारा संबद्ध मानकों का पालन किया जाता है। विमानों के सुरक्षित उत्पन्न व अवतरण के लिए हवाई अड्डे के रनवे की बनावट पर बहुत निर्भर करता है। उन पर दिन में प्रकाश तो रहता ही है, साथ ही साथ रात्रि के समय भी पर्याप्त प्रकाश के लिए उत्तम व्यवस्था की जाती है। विमान पतन पर विमानों व यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए रनवे की संख्या भी निर्धारित की जाती है। रनवे की अधिकतम लंबाई अड्डों पर आने वाले वायुयानों की माप व गति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। तो आप इसका डायग्राम देख लीजिए, ऐसा इसका डायग्राम है। ये लेयर आप देख सकते हैं किस किस की लेयर डली हुई हैं, तो आप देख लीजिएगा।
ये आपको मैं डायग्राम दिखाऊँ, ये आपका रनवे है जहाँ से फ्लाइट लैंड ऑफ एंड टेक ऑफ करती है, आपको भी पता है, आपने नॉर्मल रूप से देखा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टैक्सी मार्ग, यानी ये होता क्या है। हवाई पट्टी से वायुयानों को एप्रन, हैंगरों एवं पार्किंग स्थलों तक लाने अथवा जाने के लिए एक पट्टी का निर्माण किया जाता है। यह पट्टी टैक्सी मार्ग कहलाती है। टैक्सी मार्ग पर वायुयान मध्य गति से चलता है। हवाई पट्टी पर वायुयान के उतरने के बाद उसको टैक्सी मार्ग के द्वारा एप्रन तक पहुंचाया जाता है, जहां पर यात्रियों एवं सामानों को वायुयान से उतारा जाता है। उसके पश्चात खाली वायुयान को साफ सफाई के लिए हैंगरों पर भेजा जाता है। टैक्सी मार्ग के लिए अधिकतम अनुदैर्ध्य ढाल 3% रखा जाता है और न्यूनतम अनुदैर्ध्य ढाल 1.5% रखा जाता है। बेस्ट हवाई अड्डों पर हवाई पट्टी से एक से अधिक टैक्सी मार्ग निकाले जा सकते हैं ताकि अवतरण उत्पन्न प्रक्रियाओं में न्यूनतम समय लगे। तो मैं इसका आपको डायग्राम दिखाऊं तो आपको ये वाला जो भाग दिख रहा है ये आपका टैक्सी वे है, और ये रनवे तो आपको दिख ही रहा है जहाँ पे फ्लाइट टेक ऑफ एंड लैंड ऑफ करते हैं। तो आपको देख लीजिए ये आपका टैक्सी वे है, इतना एरिया जहाँ पे बड़े धीमे धीमे अंदर तक एप्रन तक लेके जाया जाता है वहाँ से। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एप्रन। एप्रन दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है। भारन एप्रन एंड रोक एप्रन क्या होते हैं। तो पहला हम लोडिंग एप्रन देख लेते हैं। भारन एप्रन क्या होता है। प्रत्येक हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन के आगे पर्याप्त क्षेत्र रखा जाता है जहाँ विमान खड़े होते हैं और यात्रियों व सामान को उतारा व चढ़ाया जाता है। इसे भारन एप्रन कहते हैं। यहाँ पर विमान को ईंधन भी भरा जाता है तथा विमान का निरीक्षण व मरम्मत भी यहीं पर कर लिया जाता है। इसका आकार विमानों के नाप, यात्रियों व सामानों की संख्या पर निर्भर करता है। सेकंड पॉइंट है आपका रुक एप्रॉन यानी होल्डिंग एप्रॉन क्या होते हैं। सामान्यतः रनवे के सिरों पर कुछ क्षेत्र रखा जाता है जिस पर विमानों के उतरने से पूर्व जांच की जाती है तथा विमानों को तैयार रखने व अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के लिए उस क्षेत्र में खड़ा किया जाता है। इसके लिए इतना पर्याप्त स्थान छोड़ा जाता है कि यदि आगे कोई विमान किसी कारणवश उड़ान नहीं भर पा रहा हो तो पीछे से आ रहा दूसरा विमान इसके बगल में होता हुआ आसानी से उड़ान भर सके। दो विमानों के पंखों के सिरों के मध्य 75 मीटर का अंतराल होना आवश्यक है। तो आप यहाँ देख लीजिए ये आपका रनवे है और ये इतनी न्यूनतम क्षेत्र यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, आप देख लीजिए ना, ठीक है। मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो हैंगर आपका क्या होता है। हवाई अड्डे पर खराब हुए वायुयानों को सुरक्षित खड़ा करके और इसकी आवश्यक मरम्मत कार्य करने के लिए टर्मिनल क्षेत्र में कुछ आच्छादित क्षेत्र बनाया जाता है जिसे हैंगर कहते हैं। विमानों की साफ सफाई, धुलाई इत्यादि भी हैंगर के अंदर ही की जाती है। हैंगर का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा होने के कारण इसकी छत कैंचियों की बनाई जाती है। यहाँ पर विमान की मरम्मत के लिए आवश्यक सामान के लिए भंडार की भी व्यवस्था की जाती है। तो आप देख सकते हैं हैंगर जो होते हैं ये ऐसे बनाए जाते हैं। इसके ऊपर ये कैंची वाली जो छत जैसे होती है इसको हटाया भी जा सकता है। और यहीं पे आपके जो एरोप्लेन वगैरह हैं तो इनकी मरम्मत का कार्य वगैरह यहीं पे होता है। तो आप एक बार देख लीजिए डायग्राम इसका ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। ये इसका एक और डायग्राम है, इसमें ऐसे खड़ा करते हैं, आगे पीछे ऐसे खड़े करके इसको देख सकते हैं इसकी पूरी लंबाई वगैरह। ये टी हैंगर प्लान है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। वन वे ट्रैफिक के लिए 22.5 मीटर होना चाहिए। टू वे ट्रैफिक के लिए 37.5 मीटर इसकी मिनिमम चौड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे 5 प्रश्न हैं, उसको हम बारी बारी से हम वन बाई वन देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं। स्मार्ट हाईवे क्या होते हैं। स्मार्ट हाईवे एक ऐसी अवधारणा है या कॉन्सेप्ट है जिसमें सौर ऊर्जा, कंपन ऊर्जा व पवन ऊर्जा को उपयोग करके वाहनों को चार्ज करके, प्रकाश व्यवस्था करके और सड़क स्थिति की निगरानी करके राजमार्गों को स्मार्ट, सुरक्षित और अधिक ऊर्जा कुशल बनाया जाता है। स्मार्ट हाईवे बनाने में हरित ऊर्जा का महत्व अधिक है। हरित ऊर्जा का उद्देश्य यह है कि प्राकृतिक संसाधनों जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, बारिश, ज्वार, पौधे, शैवाल इत्यादि को प्रदूषण रहित बनाया जा सके। स्मार्ट हाईवे पर स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जिसमें सौर ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है और फिर हम इस ऊर्जा का उपयोग राजमार्गों पर कई अनुप्रयोगों में कर सकते हैं, जैसे कि इन ईंधनों ऊर्जाओं का उपयोग करके वाहनों को चार्ज करना, प्रकाश व्यवस्था के लिए और निगरानी के लिए। राजमार्गों पर ही इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने की उत्तम व्यवस्था की जाती है। भारत के पहले स्मार्ट व ग्रीन हाईवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो 135 किलोमीटर लंबा है, जिसे कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे या ईस्टर्न फेरीफेवर एक्सप्रेसवे
के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 910 दिन का लक्ष्य रखा गया था, परंतु 500 दिनों में ये तैयार कर लिया गया था। इस एक्सप्रेसवे की जो कुल लागत आई थी वो 11,000 करोड़ रुपए आई थी। तो आप देख सकते हैं 910 दिनों का लक्ष्य था, हमारे सरकार द्वारा प्रयास करके उसको 500 दिनों में पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया था। तो आप इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। भारत के पहले 14 लेन एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इसको प्रथम चरण में निजामुद्दीन ब्रिज से उत्तर प्रदेश सीमा तक लाया गया। दोनों एक्सप्रेसवे की मदद से राजधानी से वाहनों की संख्या को कम किया जा सकता है। इससे लगभग प्रतिदिन 2 लाख वाहन बाईपास पर डाइवर्ट करेंगे। तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस है क्या चीज़, इसको और एक बार देख लेते हैं। इसमें निम्न पॉइंट या निम्न विशेषताएं कह सकते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका सौर ऊर्जा संयंत्र। EPE भारत का पहला राजमार्ग है जो सौर ऊर्जा से जगमगाता है। इस पर 8 सौर ऊर्जा संयंत्र हैं जिनकी क्षमता 400 किलोवाट यानी 4 मेगावाट है, जो अंडरपास में रोशनी के लिए तथा सौर पंप को चलाकर पौधे को पानी देने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। बी पॉइंट आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। EPE यानी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में हर 500 मीटर पर दोनों तरफ वर्षा जल संयंत्र की व्यवस्था की गई है, जिसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सी पॉइंट आपका बंद टोलिंग प्रणाली यानी क्लोज टोलिंग सिस्टम। EPE में बंद टोलिंग प्रणाली है जिसमें टोल केवल यात्रा की गई दूरी के लिए एकत्र किया जाता है, ना कि पूरी लंबाई के लिए। सभी टोल प्लाजा तेजी से टोल संग्रहण के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन प्रणाली से युक्त हैं। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट डी की बात करें तो डी पॉइंट जो हमारा आता है बे इन मोशन उपकरण। यह उपकरण ओवरलोड वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए एक्सप्रेसवे के सभी 30 प्रवेश बिंदुओं पर स्थापित किए गए हैं। ई नंबर है ऑटो चालन। EPE पर ऑटो चालन की व्यवस्था की गई है जिससे ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना लगाया जा सके और वाहनों की गति पर नियंत्रण रखा जा सके। एप पॉइंट है आपका इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट। यह एक्सप्रेसवे स्मार्ट व इंटेलिजेंट हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली और वीडियो इंसिडेंस डिटेक्शन प्रणाली से लैस है। जी नंबर आपका जो नेक्स्ट है ग्रीन कवर। 8 से 10 साल पुराने पेड़ों के प्रत्यारोपण के साथ EPE पर 2.5 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। इन पेड़ों की सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई का प्रावधान किया गया है। ये ड्रिप सिंचाई क्या होती है इसके बारे में टॉपिक में फुल में बाद में डिटेल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दूसरे का V। इसमें पूछा गया था कैमर क्या होते हैं। तो सामान्यतः सड़क सतह के मध्य भाग से किनारों की तरफ ढाल दी जाती है, अर्थात सड़क सतह का मध्य भाग किनारों की अपेक्षा कुछ ऊंचा बनाया जाता है जिससे वर्षा का जल आसानी से बह जाए। इसे ही सड़क या ओवर या कैम्बर हम कहते हैं। कैम्बर के आप डायग्राम देख सकते हैं। इस बार आपका जो कैम्बर है वो ऐसे बनाया जाएगा। आगे अगर बात करें तो कैम्बर को वक्र पर नहीं दिया जाता है क्योंकि वक्र पर सड़क सतह का बाहरी किनारा भीतरी किनारे की अपेक्षा कुछ ऊपर उठा दिया जाता है जिससे जल स्वतः बह जाता है, अर्थात कैम्बर को हमेशा सीधी सड़क पर दिया जाता है। कैम्बर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका सरल रेखा कैम्बर। इस प्रकार का कैम्बर बहुत ही सरल होता है, इसे आसानी से बनाया जा सकता है और इसका अनुरक्षण भी आसान होता है। इसमें किनारों से 2 सीधे ढलान होते हैं जो पेवमेंट के केंद्र से जुड़े रहते हैं। आप इसका डायग्राम देख लीजिए। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट जो परवलय का कैम्बर है आपका पैराबोलिक कैम्बर। इसमें एक सतह वक्र या तो दीर्घवृत्ताकार या परवलयिक होता है। यह मध्य में एक सपाट सड़क की सतह प्रदान करता है और किनारों की ओर स्थिर होता है। स्टीप पर किनारों के कारण इस प्रकार के कैम्बर बेहतर जल निकासी प्रदान करते हैं। तेज गति से चलने वाले वाहनों के लिए यह उत्तम कैम्बर होते हैं। यह शहरी सड़कों पर अधिकतम बनाया जाता है। तो आप इसका डायग्राम देख लेना। थर्ड पॉइंट है आपका संयुक्त कैम्बर। इस प्रकार के कैम्बर के केंद्र में एक परवलय या गोलाकार क्राउन के साथ किनारों पर 2 सीधे ढलान होते हैं। इस प्रकार के कैम्बर के किनारों पर रखरखाव आसानी से किया जा सकता है। तो आप डायग्राम देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सुपर एलिवेशन क्या होता है। जब कोई वाहन सड़क मोड़ पर चलता है तो इस पर भारी बल कार्य करता है जो वाहन को अस्थिर करता है। इसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इससे वाहन की स्थिरता प्रभावित होती है और वाहन के पलटने की संभावना बनी रहती है। उससे बचने के लिए
वक्र पर सड़क का बाहरी किनारा भीतरी किनारे से कुछ ऊपर उठा दिया जाता है। इसे बहुतान या कैन कहते हैं। इसे ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सुपर एलिवेशन ई बराबर होता है V²/127R। ई यहाँ पे बहुतान मीटर में सुपर एलिवेशन है। वी आपका वाहन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में। आर आपके वक्र की त्रिज्या मीटर बात करें तो आप डायग्राम पर एलिवेशन बनेगा, विधियाँ उन्हें देख लेते हैं। 2 प्रकार की विधियाँ होती हैं, 2 चरण में ये पूर्ण की जाती हैं। फर्स्ट है आपका प्रथम चरण में कैम्बर को धीरे धीरे समाप्त कर सड़क को तिरछी ढाल में लाते हैं। दूसरा है आपका द्वितीय चरण में बाहरी किनारा ऊपर उठाकर शेष बहुतान पूर्ण कर लेते हैं। तो प्रथम चरण की फिर 2 विधियाँ हैं, तो आप ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। ये डायग्राम वगैरह ऐसे, इसके ऊपर फुल डिटेल मैंने एक और अपनी वीडियो में पहले आपको दे दी गई है, आप एक बार उसे देख लीजिएगा। ये आपकी सेकंड विधि है, इसमें भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो आता है अनुलंब ढाल यानी ग्रेडियंट क्या होते हैं। सड़क में उसकी लंबाई की दिशा में दिया गया ढाल उठान पतन में अनुलंब ढाल या ग्रेडियंट कहलाता है। इसे प्रवणता भी कहते हैं। जब सड़क में उठान हो तो धनात्मक ढाल में, जब सड़क में पतन हो तो नेगेटिव पॉइंट लिए जाते हैं। ठीक है, वास्तव में ये दोनों ढालें एक ही होते हैं, परंतु दिशा के अनुसार इन्हें निर्धारित किया जाता है। 1/20 का इसमें दिया जाता है। अनुलंब ढाल बराबर होता है उठान अपॉन क्षैतिज दूरी, ये 1/20 का दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो अनुलंब ढाल के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो ये 5 प्रकार का होता है। नियंत्रण ढाल फर्स्ट, सेकंड है आपका न्यूनतम ढाल, थर्ड है आपका अधिकतम ढाल, एंड फोर्थ है आपका औसत ढाल, एंड फिफ्थ है आपका विलक्षण ढाल। ये आपका 5 प्रकार का होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो ये अनुपात की चौड़ाई क्या होता है। विड्थ ऑफ पेमेंट, वैसे मैंने अपनी वीडियो में ये करा दिया है, फिर भी एक बार बता रहा हूँ। तो इस सड़क के मध्य मार्ग में बनाया गया पक्का भाग जो सुविधाजनक यातायात के लिए बनाया जाता है, यह अनुपात कहलाता है, आपको भी पता है। ये आप नीचे के 2 पॉइंट देख लीजिए। वाहन की अधिकतम लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई भारतीय मानक के अनुसार 10.6 मीटर, 2.44 मीटर तथा 3.80 मीटर निर्धारित की गई है। यानपथ की जो चौड़ाई है एक लेन के लिए 3.80 मीटर होनी चाहिए तथा 2 लेन के लिए 7 मीटर निर्धारित की गई है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ये आपका कैरिज वे यानपथ, यहाँ पे बीच में जो मध्य भाग होता है इसको बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है दूसरे का, जो सी है हमारा, वो आता है रोड अलाइनमेंट क्या होते हैं। किसी भी सड़क की उपयोगिता उसकी अच्छी संरेखण पर निर्भर करती है। भूमि पर प्रस्तावित सड़क की मध्य रेखा की स्थिति सड़क का संरेखण कहलाती है। इसके कुछ विशेष ध्यान देने वाले पॉइंट है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपको 2 स्थानों के बीच सड़क की लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए, परंतु कभी कभी भी सड़क में घुमाव दिया जाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जब 2 स्थानों के बीच में कोई महत्वपूर्ण नगर या स्थान पड़ रहा हो तो सड़क को उचित घुमाव दे दिया जाता है। इसमें आपका बी पॉइंट आता है, यदि सड़क के बीच में पुल पुलिया बनाना हो तो सड़क को नदी नाले की उससे न्यूनतम पार्ट पर पार करना चाहिए, जिससे लागत कट जाती है क्योंकि सड़क को मोड़ना आसान होता है। सी पॉइंट है, यदि सड़क के बीच में कोई दलदली भूमि आ रही हो तो सड़क को उचित घुमाव दे दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सड़क का संरेखण ऐसा होना चाहिए कि मृदा का कटान व भराव कम से कम हो, जिससे लागत कम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपको दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क संरेखण में वक्र व ढाल बहुत तीखे नहीं होने देनी चाहिए। 4 पॉइंट है आपको सड़क का संरेखण करते समय ऐसे स्थानों को चुनना चाहिए जिसमें नदी नाले कम से कम हो। 5th पॉइंट है जहाँ तक संभव हो सड़क को हमेशा अन्य मार्गों को समकोण पर पार करना चाहिए। तो आपका ये रोड अलाइनमेंट था। ऐसे ही आपका जो अगला पॉइंट है वो है आपका जो पहाड़ी रोड है उनका, तो उन्हें एक बार देख लेते हैं। पहाड़ी सड़कों का निर्माण कैसे होता है पहले ये देख लेते हैं हम। उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका संरेखण होता है, उसका मोड़ होते हैं, अनुप्रस्थ काट होते हैं, एंड प्रतिधारक दीवार तथा मोडेर जिन्हें बोलते हैं ये होते हैं। 5th पॉइंट होता है सम्मुख धारण दीवार होती हैं, जल प्रग्राही नालियाँ इसमें होती हैं जिससे पानी को नीचे निकाला जाता है। जो पहाड़ी रोड का जो संरेखण होता है वो कैसा होता है वो एक बार देख लेते हैं। संरेखण में किसी भी सड़क की लंबी आयु व सामर्थ्य के लिए इसका संरेखण बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहाड़ी सड़कों के संरेखण के चयन के लिए आवश्यक बातें निम्नलिखित होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, क्षेत्र की स्थलाकृति को देखते हुए सड़क की लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, सड़क पर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, पहाड़ी सड़कों पर चट्टानों के टूट
टूटने के आने का खतरा बना रहता है, अतः संरेखन को कच्ची व अस्थिर पहाड़ियों से दूर रखना चाहिए। 4 पॉइंट है आपका, पहाड़ी सड़कों में मोड़ पर दृढ़ दूरी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन मोड़ों पर दोनों दिशाओं में वाहनों के आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। 5th पॉइंट है आपका, पहाड़ी सड़कों पर निर्माण व्यय कम करने के लिए ऐसे संरेखन का चुनाव करना चाहिए कि जिस पर पुल पुलिया कम से कम हो। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका, सड़कों को पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित नगर, धार्मिक स्थानों, गांवों व प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों आदि से होकर बनाना चाहिए। तो ये आपका जो पहाड़ी रोड का संरेखन था जो आपको बताया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ तो सेकंड पॉइंट का डी जो क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया धारण अनुपात परीक्षण, ये वाला आया हुआ था इस बार। आए तो बहुत हैं पर इसे हम पहले देखेंगे। तो वह परीक्षण अध स्तर की मृदा की कोटाई व स्थिरता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण वेदन परीक्षण है। यह परीक्षण सर्वप्रथम 1919 में कैलिफोर्निया यानी कि यूएस के महत्वपूर्ण विभाग ने विकसित किया था। CVR परीक्षण कार्यस्थल पर अथवा प्रतिदर्श को प्रयोगशाला में लाकर भी किया जाता है। इसमें 150 mm व्यास के एक मोल्ड से प्रतिदर्श मृदा भरी जाती है। अब 50 mm व्यास के एक प्लंजर को 1.25 mm प्रति मिनट की दर से संपीड़न मशीन द्वारा प्रतिदर्श में दर्शाया जाता है। अब प्लंजर के 2.5 mm और 5 mm के दर्शन पर लगने वाले बल को नोट कर लिया जाता है तथा मानक परिणाम के लिए इस प्लंजर को पत्थर की गिट्टी में भी इसी दर से उतनी गहराई तक दर्शाने पर लगने वाले बल को नोट कर लिया जाता है। अब दोनों भारों का अनुपात ज्ञात करेंगे तो CBR मान बराबर होता है परीक्षण भार अपन मानक भार इंटू 100। IS कोड के अनुसार मानक भार का मान नीचे तालिका में दर्शाया गया है। अगर 2.5 mm नीचे जाता है तो 1370 किलोग्राम तक सहन कर सकती है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये इतनी ज़्यादातर जाता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इसी का है, सामान्यतः 2.5 mm दर्शन पर CVR मान ज्ञात किया जाता है, परंतु यदि 5 mm दर्शन पर CVR मान 2.5 mm दर्शन से अधिक है तो यही मान लिया जाता है। तो आप इसका ये देख सकते हैं मीटर वगैरह ऐसे, ये इसको डायग्राम ऐसे बनाना है आपको। प्रोवाइडिंग टू मेजर लोड ऊपर है आपका, उसका प्लंजर 50 mm डायमीटर का है, सरचार्ज वेट 147 mm डायमीटर का है, फिर मोल्ड 150 mm का डायमीटर है, फिर बेस ऑफ मोल्ड है, फिर उसका प्लेटन ऑफ फ्लोट फ्रेम है। तो आप CBR परीक्षण का ये डायग्राम है, इसके विभिन्न पॉइंट हैं, ये अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आया था मृदुकारी बिंदु परीक्षण, ये क्या होता है इसे देख लेते हैं। मृदुकारी बिंदु परीक्षण बिटुमिन के ताप से परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता ज्ञात की जाती है, अर्थात बिटुमिन जिस ताप पर अर्ध ठोस अवस्था से तरल अवस्था में आता है, यह तापमान उस बिटुमिन का मृदुकारी बिंदु कहलाता है। इसे रिंग ऑफ बॉल उपकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसमें पीतल के रिंग छल्ले 50 mm व्यास के 6.5 mm ऊंचाई में होते हैं, में बिंदु भरकर एक स्टेम द्वारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले पानी में लटकाया जाता है। अब बिटुमिन के ऊपर एक इस्पातीय गोला 10 mm व्यास का रखा जाता है। अब पानी को 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मिनट की दर से गर्म करते हैं। पानी का ताप बढ़ने पर रिंग में भरा बिटुमिन पिघलने लगता है और गोला रिंग में घसने लगता है। अब गोला धंसना हुआ बीकर की तली पर छूने लगता है, उस तापमान को नोट कर लिया जाता है। यही तापमान बिटुमिन का मृदुकारी बिंदु होता है। यानपथ के लिए मृदुकारी बिंदु 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्वीकार है। आप इसका डायग्राम देख लीजिए, इसका ऊपर गोला होता है, फिर बिटुमिन होता है, पीतल का रिंग होता है बाहर का, इसको 5 mm इसका व्यास होता है 15 mm। तो आप ये देख लीजिएगा मृदुकारी बिंदु परीक्षण सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, उसके बारे में ये था। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है प्रज्वलन ताप परीक्षण यानी फ्लैश पॉइंट टेस्ट। क्या होते हैं? यह बिटुमिन का एक सुरक्षीय परीक्षण है। उच्च ताप पर बिटुमिन में धुआं और लपटें निकलने लगती हैं जो कार्य करने के लिए खतरनाक है, अतः बिटुमिन को प्रज्वलन ताप तक ही गर्म करना चाहिए।
इस परीक्षण में एक मानक रूप में बिटुमेन प्रतिदिवस को भरकर इसे 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मिनट की दर से गर्म किया जाता है। गर्म करते समय प्रतिदिवस को चलाते रहना चाहिए जब बिटुमेन प्रज्वलन ताप के निकट पहुंचने लगे। बिटुमेन के लिए यह ताप जिस पर चिंगारी दिखाने से वह आग पकड़ने लगता है प्रज्वलन ताप कहलाता है। यह 175 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। अब इसका तापमापक से तापमान पढ़ लेते हैं और फिर प्रत्येक 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतराल पर इसे चिंगारी दिखाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, ये प्रतिदिवस बिटुमेन का है, इसमें चिंगारी ऐसे दिखाते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें तापमापक वगैरह लगे होते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट था आपका एग्रीगेट, रोड एग्रीगेट। इसमें ये पॉइंट या अपने हिसाब से लिख लेना। मुरम, कंकर, बजरी, बोल्ट, ईंट की रोड़ी इत्यादि इसमें होते हैं। और उसके बाद बाइंडिंग मटेरियल यानी बंधक पदार्थ क्या होते हैं, जो सीमेंट होते हैं, बिटुमेन होते हैं, कोलदार, एसफाल्ट, कटबैंक, एमल्सन इत्यादि, ये जितने भी पदार्थ होते हैं ये एक तरह से बंधक यानी कि बांधने का काम करता है रोड पर डली हुई गिट्टी को। तो इसको अपने हिसाब से लिख लेना जो भी इसमें लिखना है। मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे अब आपका प्रश्न नंबर 3 है। इसको हम नंबर बाई नंबर तीनों को क्वेश्चन जो आपके दिए हुए थे इनको करना स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भूस्खलन, लैंडस्लाइड क्या होते हैं। तो इसके ऊपर मैं शुरू करते हैं। जब पहाड़ी सड़कें अपनी मूल स्थिति में खिसक जाएं तथा ऊपरी पहाड़ियों का मलबा टूटकर सड़क पर आ जाता है तो यह भूस्खलन कहलाता है। पहाड़ी सड़कों पर वह भूस्खलन मुख्यतः निम्न कारणों से आता है: बहुत अधिक तेज धूप, वर्षा, हिमपात तथा तापमान परिवर्तन के कारण चट्टानें टूट जाती हैं। सेकंड पॉइंट है भारी यातायात से भी सड़क खिसक जाती हैं। थर्ड पॉइंट है चट्टानों को तोड़ने के लिए जब विस्फोट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है कर्तन विफलता के कारण भी पहाड़ें सिसकने लगती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संसंजन में भी। अब भूस्खलन की रोकथाम कैसे हम कर सकते हैं, तो भूस्खलन की रोकथाम के निम्नलिखित अपनाई जाती हैं विधियाँ, वो देख लेते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है आपका पहाड़ियों पर घना जंगल लगाकर, कमजोर पहाड़ियों की सड़क के साथ साथ प्रतिधारक दीवार बनाकर, अत्यधिक ढाल होने पर पदाग्र यानी टॉप पर मलबा डालकर, वर्षा जल निकासी की उच्च व्यवस्था होनी चाहिए। सड़क संरेखन को बदलकर अर्थात मार्ग बदलकर, हम जैसे कि जहाँ पे कमजोर जगह है वहाँ से ना निकाल कर दूसरी जगह से जहाँ कठोर है वहाँ काट के उसके हिसाब से निकालें। तो वो सारी चीज़ बस इसमें बताई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या आता है पहाड़ी सड़कों के अनुप्रस्थ काट क्या होते हैं। तो ये 3 प्रकार से होता है। पहला है आपका कटान में सड़क यानी रोड इन कटिंग। जैसे हम रोड जब बनाते हैं तो मिट्टी को काट के रोड बनाते हैं। और जो सेकंड पॉइंट जो आता है आपका वो आता है भ्रम में, जैसे कि कहीं मिट्टी डाल के हम रोड का निर्माण करते हैं। तो ये पहाड़ी का अनुप्रस्थ काट दिखाना था। थर्ड पॉइंट है आपका आंशिक कटान में आंशिक भ्रम में सड़कें। ये 3 प्रकार से होती हैं। और जो फर्स्ट पॉइंट है आपका कटान में सड़कें, तो ये कटान में जो सड़कें होती हैं वो 3 प्रकार से फिर दोबारा से होती हैं। साधारणतः कटान में पहाड़ी सड़कें भी है आपके, आधी सुरंग में पहाड़ी सड़कें, फिर पूर्ण सुरंग में पहाड़ी सड़कें। जिसमें फर्स्ट आपका आता है साधारण कटान में पहाड़ी सड़कें। सड़क का निर्माण तल पहाड़ी को सतह से नीचे रखने के लिए पहाड़ी काटकर सड़क बनाई जाती है। सड़क दोनों किनारों पर जल निकास नालियाँ भी बनाई जाती हैं जिससे वर्षा का जल का निकास हो सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पहाड़ी की अनुप्रस्थ ढाल दिख रहा है। यहाँ पे 1/1 का अनुपात में हमने ढाल दिया हुआ है, तो आप डायग्राम देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बी नंबर आधी सुरंग में पहाड़ी सड़कें। जब पहाड़ी का ढाल 60 डिग्री से अधिक हो तथा जब पहाड़ी दृढ़ एवं कठोर हो, इसे आधी गोलाई में काटकर सड़क बनाई जाती है। इन सड़कों को आधी सुरंग में सड़कें कहते हैं। उसमें भी सड़क में दोनों तरफ जल निकासी नालियाँ बनाई जाती हैं। वाहनों की सुरक्षा की दृष्टि में प्रतिधारक दीवार बनाई जाती है। आप देख सकते हैं ये इसका डायग्राम है। सी पॉइंट है आपका पूर्ण सुरंग में पहाड़ी सड़कें। जब पहाड़ी लगभग सीधी खड़ी हो और अधिक ऊंची हो तो पहाड़ी में सुरंग काटकर इसमें सड़क बनाई जाती है। सुरंग को स्थिरता प्रदान करने के लिए कंक्रीट की लाइनिंग की जाती है। चूँकि सुरंग के निर्माण में व्यय अधिक होता है, अतः ऐसी सड़कों का निर्माण अत्यधिक आवश्यक होना पर भी किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका ये डायग्राम ऐसे बनेगा। नेक्स्ट बी पॉइंट हमारा था भ्रम में सड़कें कैसे बनाते हैं। तो जब सड़क का निर्माण किसी घाटी अथवा गर्त में करना हो तो
सड़क पूर्ण भराव में बनाई जाती हैं। इसमें सड़क के दोनों किनारों पर प्रतिधारक दीवारें यानी कि रिटेनिंग वॉल जिन्हें हम बोलते हैं वो लगाई जाती हैं तथा बीच में सड़क बनाई जाती है। सड़क से वर्षा जल निकासी के लिए प्रतिधारक दीवारों में इस तरह छिद्र बनाए जाते हैं। तो आप देख लीजिए इसका ये डायग्राम है, ऐसे बनेगा। नेक्स्ट आता है आपका सी पॉइंट, आंशिक कर्तव्य व आंशिक भ्रम में सड़कें। जब पहाड़ी की घनता 30 डिग्री से कम हो तो सड़क का निर्माण 2/3 भाग पहाड़ी के अंदर और 1/3 भाग इसमें बाहर में किया जाता है। कटान में निकले पत्थरों का प्रयोग भराव वाले भाग में किया जाता है। जल निकासी के लिए नालियाँ बनाई जाती हैं तथा प्रतिधारक दीवार में स्थाव छेद बनाए जाते हैं। यदि सड़क के भीतर किनारे की तरफ की पहाड़ी कमज़ोर हो तो प्रतिधारक दीवार बनाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका आंशिक कर्तव्य भ्रम में रोड बनाई गई है। इसका पानी का निकालने का आप तरीका देख सकते हैं। दोनों इसमें इस साइड में ड्रेनेज दी गई है, उस साइड का उस साइड में बनाई गई है, पर ये इस साइड दिखाई नहीं गई है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो डायग्राम है वो ऐसे बनाना है, आपको पानी का स्लोप वगैरह दिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सड़क जल निकासी की व्यवस्था। आवश्यकता क्यों होती है सड़क पर जो हम जल निकासी क्यों बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका सड़क के आर पार की भूमि से सतही जल सड़क पर नहीं आना चाहिए। बी पॉइंट है आपका सड़क पर पहले सतही जल की निकासी को उचित व्यवस्था करनी चाहिए। सी पॉइंट है आपका जल को अर्ध स्तर में नहीं घुसने देना चाहिए। 4 पॉइंट है आपका कैम्बर व बर्म को क्षेत्र की वर्षा की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संरेखन करते समय जलग्रस्त क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सड़क निर्माण तल उस क्षेत्र के उच्चतम बाढ़ तल से कम 60 सेंटीमीटर ऊपर रखना चाहिए। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होते हैं ये आपके में पूछा गया था। तो सड़क जल निकासी प्रणाली में सतही जल तथा अर्ध स्तर जल दोनों की निकासी सड़क सतह से की जाती है। सड़क सतह तथा संरचना को भीतरी तथा बाहरी जल से मुक्त रखने के लिए निम्न प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं। फर्स्ट है आपका सतह जल निकासी, दूसरा है आपका अर्ध स्तर जल निकासी, थर्ड है आपका पारगामी जल निकासी, जिसमें सतह जल निकासी क्या होती है सड़क के सतही जल को एकत्र करके नदी या नाले में पहुंचाना सतह जल निकासी कहलाता है। सतही जल को पार्श्व में बनी नालियों से एकत्र करके इनके लिए पर्याप्त कैम्बर दिया जाता है। सड़क से सतही जल निकासी के लिए निम्न विधियाँ अपनाई जाती हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका उचित कैम्बर की व्यवस्था करके सड़क सतह से जल निकासी की जाती है। बिटुमेन की सड़क के लिए कैम्बर 1/50 तथा कंक्रीट सड़क के लिए 1/60 दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बाउंड्री स्टोन यहाँ तक है आपका रोड का, साइड गुटर यहाँ तक है। ये आपका शोल्डर है रोड का। ये आपकी जो सड़क के भराव में है, और दूसरी बात इसमें जो जल निकासी है वो इस प्रकार आपको बनाना है, आप देख लीजिएगा। ये भी आप क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका सड़कों से अच्छी जल निकासी के लिए बर्म को 1/40 की बाहर की तरफ ढाल दी जाती है। थर्ड पॉइंट है आपका सड़कों के दोनों किनारों पर जल निकासी के लिए नालियाँ बनाई जाती हैं। 4 पॉइंट है आपका सड़क निर्माण तल को उस क्षेत्र के उच्चतम बाढ़ तल से 60 सेंटीमीटर ऊपर रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्रॉस ड्रेनेज क्या होती है। पारगामी जल निकासी, जब अधिक वर्षा व बाढ़ के कारण सड़क के दोनों ओर का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है तब जल सड़क सतह के ऊपर से बहने लगता है, जिससे सड़क कट जाती हैं अर्थात क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसको रोकने के लिए सड़क के नीचे या पुलियों का निर्माण किया जाता है, जिसे पारगामी जल निकासी कहते हैं। इसकी 6 विधियाँ हैं: पाइप पुलिया, स्लैब पुलिया, डांट पुलिया, बॉक्स पुलिया या सेतुक। तो फर्स्ट है आपका पाइप पुलिया क्या होती हैं। जब पानी को दूर ले जाने के लिए किसी खाई में पाइप रखा जाता है तो इसे पाइप पुलिया के रूप में जाना जाता है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली जल निकासी व्यवस्था है। इसकी व्यवस्था और इसकी स्थापना में आसानी से इस प्रकार की पुलियों को बहुत लोकप्रिय बना दिया है। पाइप पुलियाँ विभिन्न आकार में हो सकती हैं, जैसे कि गोलाकार, अंडाकार, पाइप डाट आदि। आमतौर पर आकार साइज की स्थिति में बाधाओं पर निर्भर करता है। इस पुलिया का निर्माण तराई वाले क्षेत्रों में व ऊंचे नीचे रास्तों में जहां क्रॉस नालियों या पत्थर की पुलियों के निर्माण के लिए उपयुक्त पत्थर उपलब्ध है। सीमेंट, कंक्रीट तथा
ह्यूम पाइप प्रयोग किए जाते हैं। पाइप का व्यास पर्याप्त रखना चाहिए ताकि आवश्यक पड़ने पर इसकी सफाई आसानी से की जा सके। पाइप में सिल्ट अथवा कचरा इत्यादि न जमने पाए, इसके लिए इसे 1:200 अनुलंब ढाल दी जाती है। पाइप पुलियों की ऊपरी सतह जिस पर वाहन चलाए जाते हैं पर मिट्टी को डालकर सतह समतल कर लेते हैं। तो आप इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, नीचे से आपका ऐसे दिखेगा एंड ऊपर से ऐसे, आप देख लीजिए। पाइप पुलिया के लाभ क्या क्या हैं? नंबर फर्स्ट, ये अन्य की तुलना में किफ़ायती होते हैं। सेकंड पॉइंट, इसे किसी भी उचित मिश्रण, डिजाइन, गोलाद और सामर्थ्यवान वाला बनाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट आपका आता है, ये पाइप किसी भी तन तनाव संपीड़न तनाव को रोक सकते हैं। इसकी व्यवस्था व स्थापना करना बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, इससे पानी की निकासी आसानी से की जा सकती है। जब आपको ढाल 1/200 को दिया जाएगा तो वो आसानी से निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका स्लैब पुलिया कैसा होती हैं, ये तो आपने देखी भी होंगी। स्लैब पुलिया के निर्माण में कम समय लगता है, प्राय 3 मीटर से 4 मीटर के पार तक यह पुलिया उत्तम रहती है। पाटान स्लैब की मोटाई 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए तथा यह प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की होती है, जिसके लिए 1:2:4 का अनुपात रखा जाता है। स्लैब की ऊपरी सतह पर 8 सेंटीमीटर मोटा घर्षण कोल डाला जाता है। किनारों पर पहिया रक्षक तथा पाइप रोलिंग बनाई जाती है। इस रेलिंग या मुडेर में प्रत्येक 2 मीटर से 3 मीटर के अंतराल पर बरसता जल निकासी के लिए 5 सेंटीमीटर व्यास के छिद्र बनाए जाते हैं। तो आप इसका ये देख सकते हैं, यहाँ स्लैब है, फ्लोर है, सपोर्ट है एंड आगे आप देख लीजिए। इसकी उपयोगिता देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, इसकी सामर्थ्य अधिक होती है। सेकंड है आपकी, इसकी नींव बहुत मजबूत होती है। थर्ड है आपका, लंबी नदियों के लिए उपयुक्त होते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका, इसके ऊपर से यातायात चलाया जा सकता है। जो फिफ्थ पॉइंट है, इसके निर्माण में समय कम लगता है। स्लैब वाली में निर्माण में कम टाइम समय में काम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका डाट पुलिया, आर्च जिससे बोलते हैं हम। ऐसी पुलिया में दोनों अंत्याधारों यानी अबिटमेंट के ऊपर एक डांट बनाया जाता है जो पाटान का कार्य करता है। यह डांट कई आकार में हो सकते हैं, परंतु वृत्तखंड डांट अधिक प्रयोग में लिए जाते हैं। इसके शीर्ष पर सड़क पट्टी बिछाने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट डालकर समतल कर लेते हैं। सड़क की मिट्टी को रोकने के लिए अंत्याधारों के सिरों पर पक्ष भित्तियाँ बनाई जाती हैं। ये डांट पुलिया ईंट अथवा पत्थर के बनाए जाते हैं। डांट की मोटाई 1.5 मीटर तथा पार्ट के लिए 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर पार्ट के लिए 30 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर पार्ट के लिए 40 सेंटीमीटर रखी गई है। इसका निर्माण करना कठिन होता है, परंतु ये देखने में आकर्षण होते हैं। डाट पुलिया के लाभ क्या क्या है? फर्स्ट है, खर्च कम होता है, इसका निर्माण शीघ्र हो जाता है। इनका डिजाइन देखने में अच्छा लगता है। इनकी भार वहन क्षमता अधिक होती है। फिफ्थ पॉइंट है आपका, इन्हें कई आकारों में डाला जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है बॉक्स कलवर्ट यानी बॉक्स पुलिया क्या होती हैं। यह पुलिया प्राय प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की बनाई जाती हैं। यह बक्से की तरह दिखाई देती हैं। बक्से की दीवारें अंत्याधारों व प्रस्तंभ का कार्य करती हैं। इसका आकार आयताकार या वर्गाकार हो सकता है और इसका पार्ट भी एक से अधिक हो सकते हैं। इसकी छत कंक्रीट की ही बनाई जाती है। प्राय बक्से के एक पार्ट की चौड़ाई 3 मीटर से अधिक नहीं रखी जानी चाहिए। अधिक विसर्जन के लिए यह पुलिया उत्तम रहती है। कमजोर धारण क्षमता वाली मृदा के लिए यह पुलिया ठीक रहती है। बॉक्स पुलिया के लाभ में फर्स्ट पॉइंट है, यह एक कठोर फ्रेम संरचना है और निर्माण बहुत सरल है। सेकंड पॉइंट है आपका, बॉक्स पुलिया का निचला स्लैब मिट्टी पर दबाव को कम करता है। थर्ड पॉइंट है, जहाँ मिट्टी कमजोर हो वहाँ के लिए उपयुक्त होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, कंक्रीट के होने की वजह से इस पर यातायात भी चलती है। फिफ्थ पॉइंट है आपका, अधिक विसर्जन के लिए उपयुक्त होते हैं। तो आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, ऐसे इसका डायग्राम बनेगा। यहाँ फिलिंग है, यहाँ सपोर्ट है, ऊपर आपका रोड है। ये आपका बॉक्स वाला एरिया है जो बॉक्स पुलिया के हिसाब से। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 तरह के बनाए गए हैं, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो बी और सी भाग है इसको मैं इसमें नहीं कराऊंगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं दूसरे किसी टॉपिक में इसको पूरी डिटेल डालेंगे। इसका जो 4 का ए है उसे हम देख लेते हैं। WBM सड़कें क्या होती हैं? ये आपकी जलबद्ध मैकेडम सड़क होती हैं। इस सड़क का विकास सर्वप्रथम स्कॉटिश इंजीनियर जॉन मैकेडम ने किया था, जिसके नाम पर इस सड़क का नाम प्रचलित है। अनियमित आकार व माप की गिट्टी को एक दूसरे से सटाकर तथा रोलिंग करके एक पिंड के रूप में बांधने की क्रिया को जलबद्ध मैकेडम कहते हैं। रोलिंग करते समय पत्थरों की रिक्तियाँ
बढ़ने के लिए छानस यानी कि स्क्रीनिंग मुरम को मुरमी बोलते हैं या पत्थर का चूरा डालकर पानी का छिड़काव किया जाता है। इसकी मोटाई 8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। जब रोलिंग करते समय पानी के स्थान पर कोलतार अथवा बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है तो इसे टार मैकेडम अथवा बिटुमिन मैकेडम कहते हैं। इसका आप डायग्राम देख लीजिए, ऐसे इसका डायग्राम बनेगा, शोल्डर, रोल्डर, कीप, बेस कोर्स वगैरह, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इसके लाभ क्या क्या हैं। तो लाभ में फर्स्ट पॉइंट है आपका, इस सड़क को स्थानीय सामग्री व श्रमिकों द्वारा बनाया जा सकता है। इसकी लागत भी कम होती है। इस सड़क से लगभग 900 टन प्रति लेन प्रतिदिन वाहन गुजर सकते हैं। 4 पॉइंट है, यदि अनुरक्षण समय समय पर किया जाए तो इसकी आयु भी बढ़ाई जा सकती है। इसके दोष क्या क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपके इसका दोष में अनुरक्षण लागत बहुत अधिक होती है। सेकंड पॉइंट है आपका सतह समतल पर खुरदरी रहती है। थर्ड पॉइंट है आपका गर्मी के मौसम में वाहन चलने पर धूल उड़ती है। 4 पॉइंट है आपका इसमें घर्षण बहुत अधिक होता है। 5th पॉइंट आता है आपका सड़क सतह देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लाभ एंड दोष दोनों आप ये मैकेडम वाली सड़क में के हैं जो आप देख लीजिएगा। आगे आपका आता है 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में फर्स्ट है सड़क चौड़ीकरण की ज़रूरत है। ये अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा। जो पॉइंट सही हैं वो सिर्फ करा रहा हूँ। और ये IRC वर्गीकरण सड़कों का, ये मैंने आपको पहले एक वीडियो में करा दिया है तो मैं इसमें नहीं कराऊंगा। अब हमारा आता है कोलतार या रोड टार क्या होते हैं। कोलतार कोयले के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होता है। यह गहरे काले रंग का होता है। इसमें चिपकने का भी गुण रहता है। यह कार्बन डाइसल्फाइड में से घुलनशील होता है। इसमें 90% विटामिन के तत्व होते हैं। जब इसे साफ करके शुद्ध कर लिया जाता है तो इसे रोड टार भी कहते हैं। यह सड़क पर गिट्टी को बांधने का काम करता है। BIC के अनुसार रोड तार को निम्न श्रेणियों में बताया उन्होंने। RT फर्स्ट है, इसमें RT 2 है, RT 3 एंड RT 4 एंड RT 5 है। ये कैसे कैसे प्रयोग होते हैं, कितने टेम्परेचर पर सहन कर सकते हैं, कितने पे इसको गर्म किया जाता है, तो वो ये अपने हिसाब से आप देख लीजिए। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कट बैंक क्या होते हैं। तेल शोधक कारखानों का या रिफाइनरी में आसवन करते समय जो उड़नशील द्रव बाहर निकलते हैं उन्हें कट कहते हैं। जब इस कट को पुनः अवशेष में मिला दिया जाता है तो यह कट बैंक कहलाता है। यह बिटुमिन तथा कोलतार दोनों के लिए लागू होता है। इसमें 80% बिटुमिन, कोलतार तथा 20% घोलक होता है। कट बैंक को बिना गर्म किए अथवा थोड़ा गर्म करके प्रयोग में लाया जाता है। इमल्सन क्या होते हैं, इसको भी आप देख लीजिए। दो ऐसे तरल पदार्थों का मिश्रण जो एक दूसरे के साथ घुलनशील ना हो, इमल्सन कहलाते हैं, जैसे पानी और तेल का घोल। इसी प्रकार बिटुमिन और कोलतार के बीज बनाए जाते हैं। इसके लिए पानी के साथ साबुन के घोल को मिलाकर बिटुमिन बनाया जाता है। इसमें 60% बिटुमिन, कोलतार, 1% इमल्सन तार तथा शेष पानी की मात्रा होती है। तो आपका आज का पेपर यहाँ तक समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपका जो दिन है वो एकदम बढ़िया जाए, इसलिए हैव अ निक डे।